हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। वेल, कैमरा का थोड़ा क्वालिटी खराब है, इसलिए इस तरह से आ रहा है फेस। जो है उसको बदल नहीं सकते। हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम, और सोम में हम कंटिन्यू करेंगे एसएफडी बीएमडी। ओके, सोम का जो भी प्लेलिस्ट है कंप्लीट, आपका बहुत सारा कंप्लेंट आप लोगों के थ्रू से आ रहा था हमारे पास कि सर सोम को थोड़ा रीअपडेट करिए, और अब जरूरत भी हो चुकी है। लुकिंग एट एग्जामिनेशन ट्रेंड, सो आई एम री-अपडेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट अगेन। ओके, सो हम पढ़ेंगे सोम, और ये रहा एसएफडी बीएमडी से शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है अब से लेक्चर नंबर 8 से पहले तक जितने भी लेक्चर हैं सब ओके हैं, परफेक्ट है। लेक्चर 8 के बाद से मैं शुरू करूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, और भी बहुत सारे कंसेप्ट मैं एसएफडी बीएमडी में अब बताऊंगा। डिफरेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ईएससी के प्रीवियस ईयर सारे बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव बता दूंगा, गेट वाले सब बता दूंगा। ओके, फ्रेम से कुछ सॉल्व करेंगे, फ्रेम के कुछ कॉन्सेप्ट को उसको सॉल्व करेंगे। फिर एसएफडी और बीएमडी को यूज करके हम कैसे लोडिंग डायग्राम बनाएं, इस चीज को भी देखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब हम स्टडी करेंगे। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ओके, सो मजे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और साथ ही साथ पैरेलली अपना इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का जो लेक्चर सीरीज है वो भी चल रहा है। अब देखो लाइट भी चला गया, तो क्या करेंगे, अभी मोबाइल का फ्लैश लगाता हूँ। अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं। हम साथ ही साथ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का जो अपना प्लेलिस्ट है वो भी चल रहा है। क्लियर है? तो देखो सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपका एसएफडी बीएमडी से, कि इस कैंटिलीवर मेंबर का, इसका लेंथ है टोटल एल। इस कैंटिलीवर मेंबर का जो लेंथ है इट इज एल। इस कैंटिलीवर मेंबर का हमको शियर फोर्स डायग्राम बताना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताना है। क्लियर? क्वेश्चन में ये है, यहां पे जो लोडिंग दिया है ना, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। इस शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट मतलब m किलो न्यूटन पर मीटर के दर से मूवमेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर अप्लाई किया गया है। तो हमको क्या बताना है? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बताना है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले हमको क्या अप्लाई करना होगा? स्टेप 1 मेरा क्या होता है हमेशा? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्यों? हमको सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेना है। एक कैंटिलीवर ऐसा मेंबर होता है जिसपे 3 सपोर्ट रिएक्शन होते हैं उसके सपोर्ट पर। एक तो हो गया मूवमेंट, दूसरा हो गया वर्टिकल रिएक्शन, तीसरा हो गया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला इक्वेशन मेरा क्या होगा? समेशन एफ ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो यहां पे देखो किसी तरह का वर्टिकल लोडिंग है क्या मेंबर के ऊपर? ट्रांसवर्स लोडिंग है क्या? केवल मूवमेंट अप्लाइड है, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी भी तरह का वर्टिकल लोडिंग या फिर यूडीएल वगैरह कुछ अप्लाइड नहीं है, वो लोड नहीं है। समझ रहा है? वो मूवमेंट है, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमको केवल फोर्सेस को देखना है। किसको देखना है? फोर्सेस को। तो आर ए, लेट्स सपोज, अच्छा एक मिनट, ये कौन कौन से रिएक्शन हो जाएंगे? अच्छा, इसको मैंने सपोर्ट बी बोल दिया है, तो ये मेरा आर बी हो जाएगा, ये एच बी हो जाएगा, और ये मेरा एम बी। तो आर बी इक्वल टू 0, एच बी समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, या फिर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। लाइट आ गया। ओके, तो एच बी इक्वल टू 0। अब हमको ये मूवमेंट बतानी है, कौन सा? एम बी वाला। तो एम बी वाला मूवमेंट हम कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पे अब मेंबर को देखना, हम मूवमेंट एम बी वाला बताने के लिए, देखो ये मूवमेंट यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट अप्लाइड है ओवरऑल लेंथ के ऊपर, वो किस तरह से अप्लाइड है? क्लॉकवाइज। घड़ी जैसा आपका चलता है ना, टिक 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 टिक, ऐसे, मतलब ये टिक 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 टिक, मतलब क्लॉकवाइज में अप्लाइड है। तो अभी देखो, लेट सपोज मैंने ये एज्यूम किया कि सपोर्ट बी पर जो मूवमेंट है, जो वो क्या है? वो रिएक्शन मूवमेंट। ओके, सपोर्ट बी पे जो रिएक्शन मूवमेंट है उसका जो डायरेक्शन इट इज एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? तो
अब इसका वैल्यू कितना ये मेरे को पता नहीं है, यही मेरे को बतानी है। तो कभी भी जब भी हम मूवमेंट का इक्वेशन लिखेंगे हम ये लिख सकते हैं कि देखो क्या लिख सकते हैं, समेशन एम बी इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एंटी क्लॉक एज्यूम कर लिया है, एम बी, सॉरी एंटी क्लॉक एज्यूम करना है ना, एक मिनट, लेट्स सपोज ये मैंने एंटी क्लॉक एज्यूम कर लिया एम बी। ठीक है, और पूरे मेंबर पे क्लॉकवाइज मूवमेंट है, कितने का, m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर का। तो हमको समेशन एम बी इक्वल टू 0 लिखना है। तो मैं देखो कैसे लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा m, एक मिनट, हम बार बार ब्लैक ले रहे हैं इसलिए थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है, m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर इंटू लेंथ। अगर मैं कर दिया लेंथ किसका, इसका यूनिट मीटर में होगा। ये हो गया क्लॉकवाइज मूवमेंट एट बी, कहां पर, सपोर्ट बी पर, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट एट सपोर्ट बी, बी माइनस एम बी, क्योंकि इसका अगर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, लेट्स सपोज इसको मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया, तो यहाँ पे एम बी लिखूंगा जो कि है एंटी क्लॉक, तो इसको मैं नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूं, लेट्स सपोज इक्वल टू 0। तो हमेशा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते वक्त आप जब भी मोमेंट का इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखोगे बच्चों, हमेशा देखना क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज करना, बस वहां पे बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन है, कंप्रेशन, टेंशन और रेफरेंस फ्रेम, इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना। हमेशा क्लॉकवाइज, टोटल क्लॉकवाइज क्वांटिटी इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज क्वांटिटी कर देगा, उसमें जो अननोन रहेगा उसको निकाल लेने का। अब यहाँ पे अननोन क्या है, हमको सपोर्ट बी पर मूवमेंट निकालना था, तो अननोन क्या है, एम बी अननोन है, समझ रहा है कि नहीं। तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर मैंने गलत कलर यूज कर लिया, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एम इंटू एल हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन मीटर में ही रहेगा। तो दिस इज योर मूवमेंट, कहां पर, सपोर्ट बी पर। अब सपोर्ट बी का मूवमेंट आपको पता चल गया, तो इस तरह से हम इस सपोर्ट का रिएक्शन निकाल लिए। तो अब मेरे से पूछ रहा है एसएफडी बताइए और बीएमडी बताइए। तो देखो शियर फोर्स तो किसी भी तरह का फोर्स ही नहीं निकला, जो रिएक्शन सपोर्ट है, रिएक्शन एट सपोर्ट बी है आरबी, वो भी नहीं निकला, ना एच बी है, कुछ भी नहीं। तो शियर फोर्स तो पूरे मेंबर में होगा ही नहीं, समझ में आया। देखो तो ये जो कैंटिलीवर है मेरा, सारा बेसिक बातें हैं, ये क्वेश्चन तो वो पता नहीं कितना बार पूछता है ना। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखने का, ए बी हम है ना, सब क्लियर हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट भी क्लियर कर देंगे। बस अपने आप में फेथ रखना है, हम पर भरोसा रखना है। इट इज इंपॉर्टेंट कि हाँ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मेंबर था। तो शियर फोर्स, चूंकि सपोर्ट बी पर कोई रिएक्शन आपका निकला ही नहीं, तो शियर फोर्स डायग्राम इसका क्या होगा, कुछ भी नहीं। मतलब एसएफडी का अगर बात करूं, यहाँ लिख देता हूं, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा ये सब। नो एसएफडी, नो शियर फोर्स इन मेंबर, मेंबर में शियर फोर्स ही नहीं है। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है, बीएमडी इसका बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो बेंडिंग मोमेंट जो भी बनेगा, जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है, जो भी बनेगा वो बात की बात है, लेकिन देखना बीएमडी का नेचर क्या होगा। नेचर कहने का मतलब है कि वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगी मेंबर के ऊपर या नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगी, ये पहले डिसाइड करो। कैसे डिसाइड करोगे, कैसे सोचोगे, देखो ये कैंटिलीवर है, ये फ्री एंड उसका, और यहाँ पे मैंने पकड़ रखा है सपोर्ट। अब मैं इसको उठाऊंगा, ये उठाया, क्लॉकवाइज उठा रहे हैं ना अपन, टिक 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 घड़ी के दिशा में, तो मैं इसको उठाया, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये जो मेरा टॉप फेस है मेंबर का, लेट्स सपोज इसको मैंने मान लिया कि ये मेरा रेफरेंस फेस है। क्या है, रेफरेंस फेस। तो जब मैं इसको क्लॉकवाइज उठाऊंगा तो क्या होगा, रेफरेंस फेस मेरा कंप्रेस होगा। देखो ना इस तरह से, अगर मैं टॉप
उठाऊंगा अबाउट दिस फिक्स एंड, तो इस तरह से हो रहा है ड्यू टू दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो रेफरेंस फेस मेरा कंप्रेशन में जा रहा है। तो ऐसा मूवमेंट जिसके कारण आपका रेफरेंस फेस इज दैट फेस जिसके ऊपर लोडिंग अप्लाइड है ना। तो अगर वो कंप्रेशन में जा रहा है तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या क्या कहेंगे, सैगिंग मूवमेंट, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो इस पूरे मेंबर के ऊपर जो बेंडिंग मूवमेंट होगा इट विल बी पॉजिटिव, केवल इसी के लिए ये इस तरह से आपने क्लॉकवाइज लोडिंग लगाया इसलिए वो आ रहा है, बेंडिंग मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव आएगा, समझ रहा है। अब हो सकता है बीच में मेंबर में कहीं पर उसका साइन चेंज हो जाए, लेकिन यहां पर नहीं होगा, ठीक है। खैर अब हम यहां पर इक्वेशन लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट का। तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, लेट्स सपोज कि फ्रॉम दिस फ्री एंड ए मैं एक सेक्शन एट एक्स एक्स डिसाइड करता हूं, एक सेक्शन कंसिडर किया एट सम डिस्टेंस एक्स, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इसलिए इस एक्स एक्स सेक्शन पे ओके या नेक्स्ट पेज, अच्छा यहीं पे लिखता हूँ, नेक्स्ट पेज में ड्राइंग बना लेंगे या फिर यहीं पे मिटा के बना लेंगे, आप लोग भी लिखो। तो बेंडिंग मोमेंट मैं लिखूंगा एट एक्स एक्स सेक्शन, ओके। ये कहां से मैंने लिया है, एक्स फ्रॉम ए, ऐसे लिखिए एग्जाम में, ऐसे लिखिए, ठीक है, एक्स फ्रॉम, और ये चीज भी बनाना है, ये लाइन भी दिखाइए वहां पे। तो क्या लिखूंगा मैं, देखो m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर इनटू x लिखूंगा, x मीटर, तो ये मीटर मीटर खत्म। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन कितना हुआ, इतना। अब ये जो इक्वेशन, मतलब कहने का मतलब है इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली mx। अब ये जो इक्वेशन है mx निकल गया आपको, इसका बिहेवियर देखो या फिर इसका ये देखो, ये किस तरह का इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर, एक्स पावर कितना है 1, फर्स्ट ऑर्डर मतलब लीनियर। तो यहां इस केस में बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, इट विल बी लीनियर, एग्जाम में पूछेगा, समझ रहे हैं। इसलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बना दिया, इससे जुड़े हुए सब बातों को ध्यान में रखना है, याद रखना है, ताकि एग्जाम में कहा क्वेश्चन आ गया, इसका डायग्राम क्या होगा, लीनियर, फटाफट टिक लगाना, पूछेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, यही सब पूछता है ईएससी में, इसमें उसमें, एसएससी जेई में, है ना। अब वहां पे तो आप सीधा बेंडिंग मोमेंट और एसएफडी कैलकुलेट उसका डायग्राम निकालने तो नहीं बैठोगे, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है पहले से, दिमाग में हाथ टिक लगा दी, इसका लीनियर था यार, शियर फोर्स बिल्कुल नहीं है मेंबर में, तुरंत टिक लगा दिया, समझ रहा है कि नहीं, ओके। तो इसका वेरिएशन क्या है, लीनियर, इज इट क्लियर, ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। तो अगर लीनियर वेरिएशन है तो m एट a अगर मैं पता लगाऊं तो मेरा कितना होगा, m एट a कहने का मतलब है, एक मिनट, x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो अगर मैं बोलूं तो m इंटू जीरो, तो जीरो के साथ कोई मल्टीप्लाई हुआ तो पूरा क्वांटिटी जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड, इस एंड पे कितना है, जीरो। m एट b मतलब फिक्स एंड पर, मतलब x इक्वल टू जब आप l हो जाएगा, समझ रहे हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब वो जो सेक्शन हमने x x कंसिडर किया था उसको मैं खींच के टान के सपोर्ट b पर लेते आया, x इक्वल टू l कर दिया, तो मेरा मोमेंट कितना होगा, सिंपल है m इंटू एल। अभी आपसे पूछेगा कि इस मेंबर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना आया, m इंटू एल। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन क्या है, लीनियर, उसका नेचर क्या है बेंडिंग मोमेंट का, पहले ही दिमाग में देख लिया, पॉजिटिव, क्यों, उसके कारण सैगिंग मोमेंट आ रहा है, क्यों पॉजिटिव, उसके कारण सैगिंग मोमेंट आ रहा है। तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा बच्चों, देखो पॉजिटिव को मैं जनरली लाइन के नीचे ड्रॉ करता हूं, जो भी लाइन कंसीडर करता हूं, ये चीज मैंने स्ट्रक्चर में भी आप सभी को सिखाया हुआ है, और नेगेटिव को मैं लाइन के ऊपर, मतलब सैगिंग को लाइन के नीचे और हॉगिंग को लाइन के ऊपर, कोई जरूरी नहीं है, जस्ट एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, किताबों में भी ऐसा है, सब जगह ऐसा ही है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया मतलब ये मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अब मैं इस पे मोमेंट लिखूंगा,
तो ये ए एंड है और ये मेरा बी एंड है। तो ए पे मोमेंट कितना, एम एल मैक्सिमम, और वेरिएशन कितना होगा, क्या होगा, लीनियर। यहाँ पे मोमेंट कितना, 0। ठीक है, या फिर ऐसे करो यार, ऐसे तो बना सकता है, लाइन के ऊपर बना लो, ये ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी छोटे हैं आप लोग, सो धीरे धीरे सब चीजों को करेंगे। तो देखो एट एंड ए कितना और बी पर, ए पर कितना 0, बी पर कितना एम एल, वेरिएशन क्या, लीनियर, नेचर क्या, पॉजिटिव, सैगिंग। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना एम एल, कहां पर, एट सपोर्ट। इसका शियर फोर्स का वेरिएशन क्या, कोई शियर फोर्स नहीं मेंबर में। क्लियर है, ये डायग्राम बनाइए और कॉपी पर अच्छे से लिखिए और ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेम टाइप ऑफ लोडिंग लेते हैं लेकिन बीम अपन चेंज कर देते हैं, अपन अब सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। देखो मैं ऐसे ही बताऊंगा क्वेश्चन को, लेकिन हर एक क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। सारे एग्जाम में आते हैं, सब आते हैं, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना करिए। ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट को अप्लाई कर दिया गया। इसका एसएफडी बीएमडी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमको सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेनी है। सपोर्ट रिएक्शन कौन कौन से होंगे, देखो चूंकि सिंपल सपोर्ट्स है तो एंड पर किसी भी तरह का मूवमेंट होगा नहीं, तो मूवमेंट एट एम ए एम बी, एम ए एंड एम बी ये दोनों 0, क्योंकि ये सिंपल सपोर्ट है, ये मेरे को पता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये आर ए हो गया, ये आर बी हो गया। क्लियर है। देखो हॉराइजेंटल फोर्सेस जो भी होगा वो दोनों बराबर होगा, दोनों तो नहीं होगा क्योंकि सपोर्ट बी पर एक्सियल रिएक्शन नहीं होगा, तो एच ए का वैल्यू जो होगा वो भी 0 होगा। क्यों, इस पे कोई एक्सियल फोर्स नहीं है, तो हमको बेसिकली आर ए और आर बी का वैल्यू मिलेगा। तो ये निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो सबसे पहला इक्वेशन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एफ ऑफ वी इक्वल टू 0, कहने का मतलब है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, देखो आर ए प्लस आर बी दोनों का डायरेक्शन मैंने अपवर्ड कंसिडर किया है, नीचे से ऊपर। ऊपर से कोई लोडिंग है क्या मेंबर के ऊपर, जिसको आप लिखोगे यहाँ पे, कोई लोडिंग नहीं है, वो तो मूवमेंट है। क्या है, लोडिंग नहीं है, दैट इज मूवमेंट, तो बराबर ये 0 होगा। यहाँ से रिलेशन हमको क्या पता चला, आर ए इक्वल टू माइनस आर बी, हमको यही रिलेशन पता चला। मतलब आर ए का वैल्यू जितना होगा लेट्स सपोज उतना ही वैल्यू आर बी का होगा, लेकिन जस्ट उल्टा। हमको बस यही पता चला इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, या फिर एफ ऑफ हॉराइजेंटल फोर्सेस, एक्स नहीं, अगर आप वी है ना, हम जनरली एक्स वाई जेड वाला कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। आप इक्वेशन जब भी लिखोगे एग्जाम में, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे, वहां पे आप एक्सिस बना देना बगल में अपने क्वेश्चन का, और ये लिख देना दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। ये डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो उसको ऑटोमेटिक समझ में आएगा एक्सियल डायरेक्शन, या फिर ऐसे लिख देना आप, यहाँ पर बगल में लिख देना एक्सियल, ठीक है। और इन दोनों को आप बता देना यहाँ पे ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, तो उनको ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ में आते रहेगा। क्लियर है, ओके। तो हम जनरली यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन लिखोगे तो आपको लिखना है समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। फिर मूवमेंट के लिए जब लिखेंगे हम जेड एक्सिस के अलाउंग, जब मूवमेंट अप्लाई होगा, जेड एक्सिस कहने का मतलब है कोई भी क्रॉस सेक्शन है उसके विड्थ के अलाउंग, ये जो विड्थ के अलाउंग जो एक्सिस कट करेगा,
दैट इज योर जेड एक्सिस, और क्रॉस सेक्शन के ऊपर इसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट अप्लाइड होता है। समझ में आ रहा है? तो मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस, तो समेशन एम जेड इक्वल टू 0, समेशन एम जेड इक्वल टू 0, ये लिखना आप, और ये डायग्राम आप कॉपी पे आंसर शीट पे साइड में बना देना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, तो इससे मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है, बेसिकली यही पता चल रहा है कि आर ए हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, बस यही। ठीक है, तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लिखेंगे? आप किसी भी सपोर्ट के अबाउट मूवमेंट को 0 कर सकते हो, है ना। तो लेट सपोज मैं लिखता हूं समेशन मूवमेंट इक्वल टू एम जेड, मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन, ओके, एट सपोर्ट बी, रोलर सपोर्ट है, इक्वल टू 0, लिख दिया। तो इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा? आप देखो, जब भी मूवमेंट लिखे हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉक करना है इक्विलिब्रियम लिखते वक्त। तो आर ए इंटू एल, क्लॉकवाइज मूवमेंट एट सपोर्ट बी, आर ए इंटू एल, ये आर ए डायरेक्शन आपने कंसिडर किया था, इंटू एल, तो आर ए इंटू एल सपोर्ट बी के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट, आर ए इंटू एल। अभी देखो यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट गिवन है, इसका नेचर क्या है? ये भी क्लॉकवाइज है क्या, है ना। तो क्लॉकवाइज में ऐड हो जाएगा, प्लस m किलो न्यूटन मीटर अपॉन मीटर, तो m इंटू एल इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर ए इंटू एल इक्वल टू माइनस एम एल। यहां से मेरे को क्या पता चला, आर ए इक्वल टू माइनस एम। तो आर ए का वैल्यू कितना है, इट इज माइनस एम। एक सपोर्ट रिएक्शन मिल गया, तो अगर आर ए का वैल्यू माइनस एम निकला, तो आर बी का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस आर ए, यही तो मतलब था। ओके, तो माइनस आर ए कहने का मतलब है जितना आर ए का वैल्यू निकला उसका जस्ट उल्टा, तो आर बी इक्वल टू, एक मिनट, प्लस एम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो आर ए आर बी का वैल्यू आपको पता चल गया। नाउ अब हम बनाएंगे इसका क्या, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले शियर फोर्सेस, तो ये मैं बीम बना लेता हूं, यहां दिखा दिया आर ए, ये था आपका आर बी। आर ए का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है माइनस एम, ध्यान में रखना है। आर बी का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है प्लस एम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर ए का जो डायरेक्शन है, जो एक्चुअली में आया है, वो क्या है, अपवर्ड नहीं होते हुए डाउनवर्ड है। तो अब देखो, इसको अब सॉल्व करने का आगे आप अनेक तरह से सोच सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो। आप यहाँ पे इक्वेशन लिखने से पहले, शियर फोर्स का जो भी इक्वेशन में लिखूंगा उसको लिखने से पहले ही आप इसको डाउनवर्ड दिखा दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव कर दीजिए आर ए का, ये हो सकता है। या फिर आर ए को अपवर्ड ही रहने दीजिए, उसका मैग्नीट्यूड जो हम यूज करेंगे वो हम लिख देंगे माइनस एम, ये आर ए रहने दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड को माइनस एम ही रहने दीजिए। ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसका एरो नीचे करके फिर ये माइनस साइन हटा के भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ऐसे करता हूं। ओके, तो देखो क्या होगा, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स एक्स, तो एक्स फ्रॉम शियर फोर्स, एक मिनट, तो शियर फोर्स एट सम सेक्शन एक्स, तो एस एफ एट एक्स एक्स, यहां लिख देता हूं एक्स फ्रॉम ए। तो ये क्या होगा, अच्छा ये सेक्शन का मतलब समझ पा रहे हैं? तो देखो इस पर भी कोई कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो। देखो ये मान लो सेक्शन है कोई एक्स एक्स, अब इस पर शियर फोर्सेस कुछ ऐसा है कि ये देखो, ये सेक्शन का ये हो गया लेफ्ट साइड, ये सेक्शन का राइट साइड, ठीक है। सेक्शन का लेफ्ट राइट कहने का मतलब जहां पर सेक्शन कट कर दिया, लेट्स सपोज कट कर दिया, तो उसका इधर वाला फेस वो हो गया लेफ्ट फेस ये, और उधर वाला फेस जो आपको दिख रहा है वो हो गया राइट फेस।
जो नहीं दिख रहा है, मतलब जो सेक्शन के साथ है, वो हो गया लेफ्ट फेस। तो अगर शियर फोर्स ऐसा है कि उसके कारण एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेफ्ट में अपवार्ड होना चाहिए, राइट में डाउनवर्ड। तो इसके कारण देखो एक क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो शियर फोर्स होगा पॉजिटिव। अगर शियर फोर्स ऐसा है कि उसके कारण एक डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब लेफ्ट में डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट में अपवर्ड, तो इसके कारण देखो एक एंटी क्लॉक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरह का शियर फोर्स होता है नेगेटिव। और सेक्शन का मतलब समझ में आ ही गया होगा, क्लियर है। तो जैसे कि कहने का मतलब है, मैं ये जो एक्स एक्स सेक्शन यहाँ पे कट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। तो ये मैंने एक्स एक्स सेक्शन कट करके निकाल दिया, ये है मेरा आर ए, और ये सेक्शन मैंने कट करके निकाल दिया है, यही है ना मेरा एक्स एक्स सेक्शन। तो जो भी शियर फोर्स यहाँ पर आएगा इस सेक्शन पे, इस फेस पे मैं देखूंगा, वो लेफ्ट फेस पे देख रहा हूँ, कहने का मतलब है। क्योंकि राइट फेस, अगर मैं यहाँ से, मेरा आंख कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, आंख मेरा यहाँ पर है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को इस सेक्शन, ये जो एक्स एक्स सेक्शन है, इसके उधर वाला जो फेस होगा, मतलब यहाँ पर भी एक ऐसे फिर मेंबर गई होगी, ये वाला जो फेस होगा इस सेक्शन का, समझ रहा है, वो क्या होगा, दैट विल बी राइट, ये होगा राइट। अगर आप इधर से देख रहे हो तो समझ पा रहा है, ठीक है। और जो आपने मेंबर को कट करके निकाल लिया, वो एक्स लेंथ का, उसका जो सेक्शन, उसका जो फेस होगा, दैट विल बी योर लेफ्ट फेस ऑफ द सेक्शन। ऐसा मान के हम इन सब चीजों को सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये विजन क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो साइन कन्वेंशन इन सब चीजों में गलत कर दोगे, फिर कोई फायदा नहीं है इतना मेहनत करने का, है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो देखो अब अगर ऐसा ही बात है, तो देखो इस केस में ही यहां पर, तो ये आपका आर ए और ये आपका सेक्शन एक्स एक्स, ये आर ए, और यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट भी है एट सम डिस्टेंस एक्स। तो मेरे को एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स लिखना है, एक्स फ्रॉम ए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, देखो सेक्शन के लेफ्ट में पॉजिटिव, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड। देखो कहने का मतलब है, यहां पर आर ए का जो वैल्यू है, यही वैल्यू यहां पर हम देख रहे हैं कि नहीं, आर ए। तो सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, तो प्लस आर ए, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, एक्स फ्रॉम ए अगर हम देखेंगे तो उसका वैल्यू कितना है, प्लस आर ए। लेकिन हमको पता है, क्या हमको पता है कि प्लस आर ए जो है, इट इज नथिंग बट, इसका आर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस एम। आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाल लिया है, आर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस एम। तो विच इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू माइनस एम। मतलब एक्चुअली उस सेक्शन पे जो शियर फोर्स है वो नेगेटिव है कि नहीं। अब देखो ये चीज को हम अलग टाइप से भी कर सकते हैं, कैसे, देखो हम ऐसे करेंगे कि पहले से ही हमको चूंकि पता चल गया था कि आर ए का डायरेक्शन नीचे होगा एक्चुअली में, और उसका मैग्नीट्यूड है एम, ठीक है। ये तो एक्स एक्स सेक्शन पे अगर मेरे को शियर फोर्स लिखना है एक्स फ्रॉम ए, ये सपोर्ट ए, तो अब मैं लिख रहा हूं, देखो तो सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड, सेक्शन के लेफ्ट, ये फेस लेफ्ट फेस है, यहाँ पे आप शियर फोर्स कितना आपको देखने को मिल रहा है, आर ए ओनली, और कोई लोडिंग नहीं है, ए से लेके एक्स सेक्शन के बीच में कोई लोडिंग है क्या, नहीं है, वो तो मूवमेंट है, उसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट फेस पे कितना, प्लस आर ए, लेकिन वो डाउनवर्ड, समझ रहा है। तो डाउनवर्ड शियर फोर्स ऑन लेफ्ट सेक्शन, सेक्शन के लेफ्ट फेस पे, तो राइट फेस पे फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम अपवर्ड। तो किस तरह का रोटेशन ये प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉक। तो शियर फोर्स का नेचर क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया। तो शियर फोर्स का नेचर क्या होगा, नेगेटिव। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं कि शियर फोर्स एट एक्स, एक्स फ्रॉम ए इक्वल टू माइनस आर ए, क्योंकि सेक्शन के लेफ्ट पे डाउनवर्ड है। हम ये माइनस आर ए इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमको साइन कन्वेंशन भी पता है, तब ऑटोमेटिकली माइनस आर ए लिख देंगे। और क्यों, साइन कन्वेंशन भी पता है, और मैंने यहाँ पे एरो भी जो है डायग्राम में वो नीचे कर रखा है,
समझ रहा है, नीचे एरो कर दिया है, इसलिए आर ए का वैल्यू क्या होगा, आर ए का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम यूज करेंगे एज एम ओनली, माइनस आर ए कहने का मतलब माइनस एम। समझ में आया क्या? हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपका मर्जी, आप दोनों मेथड में से दो कॉन्सेप्ट बताया, दोनों में से किसी को भी यूज करिए, गलती कुछ नहीं होगा। बेटर टू यूज द फर्स्ट वन ओनली, बेटर टू यूज दिस वन, दिस मेथड ओनली, है ना, इसको ज्यादा यूज करिए, बस इसका साइन कन्वेंशन ध्यान रखिए। और ये जो सेक्शन हम आपको बता रहे हैं कि मतलब कौन सा लेफ्ट फेस है कौन सा राइट फेस है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप शियर फोर्स का फिर नेचर बता पाओगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। समझ रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक रोटेशन तो नेगेटिव, और क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉक रोटेशन कैसे मिल रहा है, समझ में आया? इसको ध्यान रखिएगा। सो शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन एक्स फ्रॉम ए मैंने देखा वो कितना था, माइनस एम निकल गया। अभी देखो सपोर्ट ए से लेके सपोर्ट बी के बीच में, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सपोर्ट ए से लेके सपोर्ट बी के बीच में किसी तरह का लोडिंग है क्या मेंबर के ऊपर? कोई लोडिंग नहीं है। अगर लोडिंग होता बीच में कहीं पर, तब शियर फोर्स में बदलाव आ सकता था ड्यू टू इफेक्ट ऑफ दैट लोडिंग, लेकिन किसी भी तरह का लोडिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये शियर फोर्स का इक्वेशन निकल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि शियर फोर्स एट ए जो होगा वही होगा शियर फोर्स एट बी, इक्वल टू कितना होगा, माइनस एम। मतलब इसी सेक्शन को मैं आगे प्रोड्यूस करते करते सपोर्ट बी पर ले जाऊंगा, और इधर से ही लिख रहा हूं शियर फोर्स, किधर से, मतलब सपोर्ट ए से सपोर्ट बी की ओर मैं देख रहा हूं और शियर फोर्स का इक्वेशन लिख रहा हूं, तो शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, यही माइनस एम। समझ रहा है? तो ये तो देखो, ये तो मेरा लिखने का तरीका है, मैं ए से बी की ओर देख रहा हूं। आपका मर्जी, आपका हो सकता है कि बी से ए की ओर देखे, उधर से भी लिख सकता है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस साइन कन्वेंशन वगैरह सब कुछ को ध्यान में रखना है। समझ रहा है? साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है। अभी बी से हम लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, वहां पर भी नेगेटिव आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो, लेट्स सपोज कि मैंने कट कर दिया, ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया, तो ये सपोज ये रिएक्शन ये क्या, शियर फोर्स आर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अपवार्ड ही है, तो ये एम है, यहाँ पे ऐसे मूवमेंट भी है एक्स फ्रॉम बी। तो देखो जब मैं इधर से देख रहा हूं बी से, ये मेरा आंख है, यहां से देख रहा हूं, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये जो एक्स एक्स सेक्शन है, मतलब ये वाला जो फेस आएगा, कौन सा फेस, ये फेस, ठीक है, इस पर जो भी मूवमेंट आएगी, सॉरी जो भी शियर फोर्स आएगी, पहले ये बताओ, अब ये जो फेस है एक्स एक्स वाला, ये कौन सा फेस है, राइट फेस ना लेफ्ट फेस? सिंपल है, देखो अब इस केस में ये वाला फेस हो जाएगा राइट फेस, है ना, और ये मान लो आपका वो सेक्शन था, अब इसके इधर वाला ये मान लो वो एक्स एक्स सेक्शन था, और इसके उधर वाला ये फेस हो जाएगा लेफ्ट फेस। समझ रहा है कि नहीं? ये राइट हो गया, ये लेफ्ट फेस हो गया। फिर तो देखो अगर मैं शियर फोर्स का वैल्यू देखूंगा, एक्स फ्रॉम बी मैंने कंसिडर किया है, तो राइट फेस पे अपवर्ड, तो अगर राइट फेस पे अपवर्ड तो लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड, तो किस तरह का कपल बना रहा है ये, अपवर्ड डाउनवर्ड का, रोटेशन एंटी क्लॉक, तो नेचर क्या हो जाएगा शियर फोर्स वेरिएशन का, नेगेटिव। समझ रहा है कि नहीं? और जो शियर फोर्स आपका बी पर होगा वही शियर फोर्स ए पे होगा, तो इसी सेक्शन को मैं आगे प्रोड्यूस कर दूंगा, क्योंकि बीच में मेंबर पे कोई लोडिंग नहीं है। ठीक है, तो आप किधर से भी देख के लिख सकता है, ए से बी की ओर देखो लिखो, बी से ए की ओर देखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कौन सा फेस होगा उसको ध्यान रखना है। जब आप ए से बी की ओर देख रहे हैं तो जिस फेस पे देख रहे हैं वो लेफ्ट फेस हो गया है, उसके सामने वाला जो फेस होगा वो राइट फेस हो जाएगा। अगर बी से ए की ओर देख रहे हैं तो जिस फेस पे देख रहे हैं वो राइट होगा, उसके सामने वाला लेफ्ट फेस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपका वेरिएशन आपको देख लेना है। और ये मैं अपवर्ड ही रखूंगा, देखो यहाँ पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर भी वही अपवर्ड लिखूंगा, तो सेक्शन के राइट फेस पे अपवर्ड,
समझ गया? ठीक है, तो यहां से हमको ये कॉन्सेप्ट हमको पता चला कि शियर फोर्स एट ए जितना है वो है शियर फोर्स एट बी जिसका वैल्यू है -m। तो इसका शियर फोर्स वेरिएशन का जो डायग्राम होगा ये क्या बनेगा इस बीम के लिए? देखो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, ध्यान से सुनना है, अच्छे से देखना है। ये इन सब चीजों को कोई नहीं बताते हैं, मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे को इन सब चीजों में प्रॉब्लम होती थी, है ना, क्या लेफ्ट फेस क्या राइट फेस, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा मोड़ा नहीं। तो बाद में डिटेल में अच्छे से एनालिसिस जब किया ना चीजों का, सोचा है क्या, डिकोड करते हैं, कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये तो मैंने बता दिया आपको। अब इस बात को अच्छे से दिमाग में पकड़ बनाओ, दिमाग में रखो, सोचना हमेशा, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे अप्लाई करो, इमेजिन करो, दिमाग में एक फोटो बनाओ, ऑटोमेटिकली ये सारे डर खत्म हो जाएंगे। कोई बड़ी चीज नहीं है यार, ठीक है, सोम है, बीम है, मेंबर है, लोड है, देखना है बस, देख रहे हैं। तो इसका चलो अब एसएफडी बनाते हैं, शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इंपॉर्टेंट, मैं एक कंक्लूजन बताऊंगा, ये जो 2 क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कराया है इनको यूज करके एक कंक्लूजन बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। तो शियर फोर्स वेरिएशन क्या होगा इसका पूरे मेंबर के ऊपर? तो शियर फोर्स एट ए इक्वल टू शियर फोर्स एट बी जिसका मैग्नीट्यूड बराबर है और उसका वैल्यू कितना है -m। दिस इज शियर फोर्स एट ए, दिस इज शियर फोर्स एट बी। तो देखो शियर फोर्स का जो वेरिएशन है वो नेगेटिव है, शियर फोर्स नेगेटिव है, लेकिन इसका वेरिएशन क्या है, कांस्टेंट है, किसी तरह का वेरी नहीं कर रहा, वो जितना इस पे है उतना ही पूरे स्पैन पर उतना ही है, कांस्टेंट। तो ऐसा कोई स्पैन जिसमें आपका शियर फोर्स कांस्टेंट हो उसको हम शियर स्पैन कहते हैं। तो ध्यान रखने का, शियर स्पैन क्या होता है, बहुत बार बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा स्पैन जिसमें शियर फोर्स का जो वेरिएशन है ये वेरी नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट है, बल्कि मेंबर का वो स्पैन। तो ये पूरा का पूरा बीम ही एक शियर स्पैन है क्योंकि उसमें पूरा शियर फोर्स कांस्टेंट है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ। चलो एसएफडी का बात तो यहां तक हो गया। अब इसका बेंडिंग मोमेंट हम देखते हैं, बीएमडी इसी का। तो हम बीएमडी लिखेंगे, तो बीएमडी लिखेंगे तो मेरे को पता है सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि m एट a बराबर m एट b कितना 0, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से पता चल गया, एंड डिपेंडिंग ऑन सपोर्ट कंडीशन। नाउ तो बेंडिंग मोमेंट लिखने के लिए मैं वही करता हूं, ये RA था मेरा, RA जिसका मैग्नीट्यूड कितना है -m, क्योंकि मैंने इसका एरो अपवर्ड ले रखा है, और ये मेरा x सेक्शन और x फ्रॉम a में देख रहा हूं, मेरा आंख इधर है ना, तो x फ्रॉम a में देखूंगा। तो ये जो मेरा फेस होगा ये कौन सा फेस होगा बच्चों, ये लेफ्ट फेस होगा। ठीक है, देखो मैं बार बार चीजों को बताते रहूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन दिक्कत ना हो। इसका मैग्नीट्यूड क्या है मूवमेंट का, m किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। ठीक है, तो मेरे को लिखना क्या है, बेंडिंग मोमेंट या फिर m एट x सेक्शन, m एट x सेक्शन, x फ्रॉम a। तो मैं लिखूंगा तो बराबर कितना लिखूंगा, RA इंटू x होगा। तो देखो RA का जो एरो है वो क्या है, अपवर्ड, तो x सेक्शन के बाद वो किस तरह का मूवमेंट प्रोड्यूस करा रहा है, क्लॉकवाइज, ये एरो के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज RA इंटू x का। ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है इसके कारण भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है x सेक्शन। तो प्लस m, हमको बस x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो mx। ठीक है, देखो अब इसी में RA का वैल्यू पुट कर दो,
आर ए का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो गया, माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स। तो ये माइनस एम एक्स प्लस एम एक्स दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर, सब कुछ बराबर, ये कट जाएगा मतलब जीरो है। क्या मतलब हुआ, जीरो। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस बीम में एक सेक्शन कंसिडर कर लिए और लोडिंग एक ही तरह का लोडिंग है पूरे बीम के ऊपर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट अप्लाइड है, ठीक है। आपने एक सेक्शन कंसिडर कर लिया, अब वहां पर आप मूवमेंट का वैल्यू लिखे उस सेक्शन पे, समझ रहे हो। और वो जो सेक्शन पे मूवमेंट का वैल्यू लिखे, वही मूवमेंट का वैल्यू पूरे सेक्शन के लिए, पूरे बीम के लिए अप्लीकेबल होगा, क्योंकि पूरे बीम में किसी भी तरह का लोडिंग में बदलाव नहीं आ रहा है। तो जो एक्स एक्स पे लिख दूंगा वही इक्वेशन पूरे मेंबर के लिए वैलिड है। तो एक्स एक्स पर जो मैंने इक्वेशन लिखा वहां से मेरे को पता चला कि मूवमेंट इसमें है जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट अगर हम अप्लाई कर देंगे तो उसमें बीम में किसी तरह का बेंडिंग मूवमेंट नहीं होगा, केवल शियर फोर्स होगा। अभी डायग्राम में देखा ना, एसएफडी बन गया है, शियर फोर्स मिला हमको, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या है, जीरो। समझ रहे हो। तो ये जो कंडीशन है ये किस चीज का कंडीशन हो गया, कंडीशन ऑफ प्योर शियर। जब बेंडिंग मोमेंट नहीं है, केवल शियर फोर्स है, तो कैसा कंडीशन होगा, कंडीशन ऑफ प्योर शियर। ये चीज सोम अगर पढ़ चुके हैं आप, आगे आपको अब पता चल रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ है ना। ठीक है, चलो इसका लिख लो, बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन। मजा आया, ऐसे ही आते रहेगा दोस्त, पढ़ते रहो बस। वीडियो को प्यार करो, शेयर करो, बहुत प्यार से बना रहा हूँ। देखो 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट मैं बना सकता हूँ, लेकिन इतने सारे बातें आपको नहीं समझा पाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको ये सब बातें आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ओके। ऐसा कोई मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्रैश कोर्स, दिस कोर्स, दैट कोर्स, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्ट सिखानी है, सब्जेक्ट सीख लीजिए, बस यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसका बीएमडी क्या होगा, तो चलो सबसे पहले दोनों को कंबाइन कर देते हैं, नीचे डायग्राम बना देते हैं, अच्छा लगेगा। एसएफडी आपको क्या मिल गया, नेगेटिव मैग्नीट्यूड कितना m, शियर फोर्स एट A, शियर फोर्स एट B। बीएमडी क्या है, जीरो, नो बेंडिंग मोमेंट। तो देखो अभी दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट को अप्लाई करके, एक मैंने सॉल्व किया कैंटिलीवर के ऊपर, दूसरा मैंने सॉल्व किया सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। तो दोनों का एसएफडी बीएमडी याद रखने का। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है, पहला वाला जो केस था उस पर अगर गौर करोगे तो उस पूरे मेंबर पे शियर फोर्स नहीं आ रहा था, बस बेंडिंग मोमेंट आ रहा था, और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन था लीनियर, लेकिन शियर फोर्स पूरे मेंबर पे जीरो। तो वो जो कंडीशन थी, दैट कंडीशन वाज कंडीशन ऑफ प्योर फ्लेक्सर। किस चीज का कंडीशन था, प्योर फ्लेक्सर, शियर फोर्स जीरो, ओनली बेंडिंग मोमेंट। एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि ऐसे मेंबर के केस में कौन सा कंडीशन डेवलप होगा, केवल वही पूछेगा, टिक लगाना है, प्योर फ्लेक्सर। ऐसा बीम दे देगा, इसमें ये बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, प्योर ये, प्योर वो, शियर प्लस बेंडिंग पूछेगा, कंबाइंड शियर बेंडिंग टॉर्सन, कुछ भी ऑप्शन बना के दे सकता है। तो क्या टिक लगाना है इस केस में, सिंपली सपोर्टेड वाले केस में जिसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट अप्लाई किया है, प्योर शियर। क्लियर है, ओके। तो एक नोट बना के लिख लीजिए, एक डायग्राम बना लीजिए। किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो रहा है ना दोस्तों, बच्चों, अगर ये अभी तक जो पढ़ा है, मैसेज करने का, किस पर, 7008 लास्ट में बताऊंगा। चलो एक नोट बनाओ, नोट लिखो, मैं लिख देता हूं पहले, फिर उसको आप कॉपी कर लीजिए बस। लिखिए, इन केस द शियर फोर्स डायग्राम बिकम्स जीरो, इट इज सेड टू बी केस ऑफ प्योर बेंडिंग। शियर फोर्स जीरो तो केवल फ्लेक्सर है, केस ऑफ प्योर फ्लेक्सर, प्योर बेंडिंग। एंड इन केस द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिकम्स जीरो,
इट इज कॉल्ड एज केस ऑफ प्योर शेयर। इंपॉर्टेंट, ये अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट अप्लाइड है तो उसका एसएफडी कुछ नहीं आएगा, 0, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन होगा। अब ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वेरिएशन तभी हो रहा है जब इस पे क्लॉकवाइज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट अप्लाई किए हैं। इन सब चीजों को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन में हो सकता है एंटी क्लॉक दे दे, है ना, अकॉर्डिंगली आपका वेरिएशन का साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन नेचर वही रहेगी, लीनियर। सेकेंड केस, इसमें एसएफडी इक्वल टू -m और बीएमडी इक्वल टू 0, तो केवल शियर फोर्स मिल रहा है, बेंडिंग मोमेंट 0। तो ये किस चीज का केस है? इट इज केस ऑफ प्योर शियर, है ना, क्योंकि इसमें बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं है, इट इज 0। और वो स्पैन जिसमें शियर फोर्स कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी वैल्यू जैसे 2.5 या फिर 0 भी एक तरह का कांस्टेंट है, कांस्टेंट या फिर 0, तो वो स्पैन को हम कहते हैं शियर स्पैन। ये मेंबर में एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है या कंप्लीट मेंबर, जैसे यहाँ पे एक कंप्लीट मेंबर आपका शियर स्पैन ही है, तो ये प्योर शियर का कंडीशन है। क्लियर है? इन सब चीजों को ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और कन्वेंशनल भी आ सकता है सेम क्वेश्चन, साइन थोड़ा डायरेक्शन वगैरह मूवमेंट का चेंज कर देगा, या फिर इसी में और कुछ एक आध लोडिंग डाल दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया और लोडिंग को पॉइंट लोड एक आध बीच में डाल दिया कहीं पर, कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम वाले हैं वो लोग कुछ भी करेंगे, तो अपने को हर एक तरह से चीजों को कैसे डील करना है, रेडी रहना है। वेल, क्या कह रहा था, अगर किसी भी तरह का डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, है ना, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 7008, नंबर याद रखिए, बहुत काम आने वाला है, 7008420353। पीयूष पराशर कॉन्सेप्ट डिकोडर, आप पीयूष सर कह लीजिए, कुछ भी कहिए, बस पढ़िए पीयूष पराशर कॉन्सेप्ट डिकोडर, ये हमारी नंबर है। इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ईएससी क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, एसएससी क्वालिफाइड, आरआरबी क्वालिफाइड, जॉब वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने चैनल के, जो रेगुलर प्रिपरेशन, अपडेशन सब कुछ करते रहते हैं। आईआईटीएन, एनआईटीएन, ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट, हर एक तरह के प्राणी मिलेंगे आपको। आप भी आए, आपका स्वागत है, ग्रुप पे ज्वाइन करिए, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिए, प्रिपरेशन करिए। डिफरेंट सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। आप हमारा सब्जेक्ट का जो पैकेज है कम से कम प्राइस में एनरोल कर सकते हैं। अब कम से कम प्राइस इसलिए क्योंकि मैं स्टूडेंट का मजबूरी समझता हूँ, इसलिए। ओके, 54,000 50,000 नहीं लेना है, आपका मर्जी, जो आप दे देंगे उसी में हैप्पी है। एनरोल करिए, पढ़िए, बस एग्जाम क्रैक करिए। ओके, और एक गुड न्यूज़ है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी हमारा लॉन्च हो चुका है। आप प्ले स्टोर से जाके कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। सब कुछ हम वहाँ पर भी अपलोड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ओके, तो अब मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म को यूट्यूब से हटा के वहीं पे डालूंगा एंड्रॉयड का, सो आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल में लाने का आदत डालिए। ओके, यूज आवर एंड्रॉयड ऐप, कॉन्सेप्ट डिकोडर के नाम से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? यूज इट, डाउनलोड टुडे। गुड लक, हैव ए नाइस डे। किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ हो, सब्जेक्ट एनरोलमेंट करना है, कांटेक्ट करिए, हर तरह का कोर्स अवेलेबल है।